साथियों नमस्कार। आप सबों को पता है कि 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जिसका इंतज़ार हम सभी कर रहे थे। खास करके अभ्यर्थी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब उनका इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई और 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जारी हो गया है, वो अपनी जगह में है, लेकिन केवल जारी होने से नहीं होगा, आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। जब आपकी तैयारी माकूल होगी तभी आप फाइनली सेलेक्ट होंगे और अधिकारी बनेंगे। तो आज हम लोग 71वीं बीपीएससी प्री को लेकर के इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं और इसमें आप अगर ध्यान से लास्ट तक सुनिएगा तो कई स्ट्रैटेजिक पार्ट को हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे और अगर उसको फॉलो किए तो आप बहुत ही मजबूत कंडीशन के मजबूत दावेदारी के साथ पीटी में शामिल होंगे। तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है कि हमारा मतलब एक अचूक रणनीति क्या हो उस पर हम बात करेंगे और उससे संबंधित जो तमाम तरह की बातें हैं स्टडी मटेरियल से लेकर के और आगे का प्लान क्या होना चाहिए हमारा टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट को लेकर के, उन तमाम चीज़ों का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा। एक दूसरी बात, आप लोगों से यह भी आग्रह है कि हमारे वीडियो को अपने जो आसपास के अभ्यर्थी हैं उनके बीच में ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर नहीं करते आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो एक मुहिम लेकर आए हैं, जो एक सही मार्गदर्शन है, वो मैं आप लोगों को हमेशा प्रोवाइड करना चाहता हूँ। केवल ऐसा नहीं कि जो आपको पसंद हो वो बातें करूँगा, जिससे आप सक्सेस होंगे उसकी मैं बात करूँगा, ध्यान रखिएगा। तो जो फॉलो करेंगे, ये नहीं वो एग्ज़ाम, वो नहीं वो एग्ज़ाम, क्योंकि मैं जो एक सही रास्ता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जो सही रास्ता है उसकी बात करता हूँ हमेशा। हमारे पास एक रिसर्च है जो R&D बोलते हैं उसको, मैं खुद करता हूँ। हमारे पास मैंने टीम भी बिल्ड किया है और लगातार हम रिसर्च करते हैं और उसी आधार पे आपके समक्ष वीडियो लेकर आते हैं। तो यह भी वीडियो उसी रिसर्च का एक पार्ट है। मैं कल भी ये वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए बहुत सारी बातें करनी थी हमको अपने आप में। फिर उसके बाद जो एक तय हुआ तब जा करके उस वीडियो को लेकर हम आपके बीच आए हैं। सबसे जो ज़्यादा सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा इस समय में कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम हुई 69वीं की और 70वीं पीटी की, तो उसको में काफ़ी गैप था दोनों के पैटर्न में। जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था, क्वेश्चन का जो पैटर्न था, जो स्टाइल था, वो थोड़ा परिवर्तित था। तो उसकी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग यह भी जानना चाहेंगे कि 69वीं और 70वीं का आखिर पैटर्न है क्या। तो आगे का स्लाइड में मैं उसकी बात करूँगा। जो स्टूडेंट डायलेमा की स्थिति में है कि वो किस पैटर्न को फॉलो करें, 69वीं को करें या 70वीं को करें, तो सबसे पहले हम लोग उस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैटर्न 69वीं या 70वीं है क्या। अगर आप देखेंगे 69वीं के पैटर्न को, तो ये उसमें आप गौर से देखिएगा। अगर जाके सवाल PYQ को आप देखेंगे तो 45-50 सवाल ऐसे हैं जो यूपीएससी टाइप यानी यूपीएससी पैटर्न पे शिफ्ट किया है। और यूपीएससी पैटर्न क्या है, उसमें ज़्यादातर सवाल स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे या मैचिंग टाइप का आता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड और मैचिंग टाइप सवाल क्यों आपके लिए कठिन हो जाता है उसकी भी हम लोग बात करेंगे, और कैसे वो हार्डकोर इन्फॉर्मेशन से ही रिलेटेड है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो ये ध्यान रखिए। और बाकी जो क्वेश्चन थे वो ओल्ड पैटर्न पे ऑलमोस्ट थे। बीपीएससी का जो अब तक का ट्रेंड रहा है और 70वीं का जो ट्रेंड रहा है मोटा मोटी उसी के अप्रोच में था। तो ये जो मतलब पैटर्न है 69वीं का, जो यूपीएससी की तरफ शिफ्ट होता दिखता है, स्टेटमेंट और मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन सवाल, तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे उसकी हम लोग बात करेंगे। लगातार मैं इसके लिए आपके बीच वीडियोस लेकर आऊँगा। और 70वीं का जो पैटर्न था वो हार्डकोर इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस का पैटर्न था। यहाँ पे वन लाइनर जो एग्ज़ाम होते हैं ज़्यादातर, जिसमें सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं होता है, तो वैसे परीक्षाओं में इस तरह के सवाल आते हैं। वो इस बार बीपीएससी में भी आया, पहले भी बीपीएससी में कभी आता रहता था इस तरह का सवाल। तो ये जो पैटर्न का शिफ्ट है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए वो मैं आप लोगों से बात करूँगा। सबसे पहले ये पैटर्न समझ लीजिए कि स्टेटमेंट बेस्ड पैटर्न का क्या मतलब होता है। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में आप देखेंगे कि कई स्टेटमेंट दिए रहेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में 5 ही स्टेटमेंट होगा, और उसमें से और तब आपको चॉइस में आएंगे। दो तरह के चॉइस पूछे जाएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही गलत हैं या कितने स्टेटमेंट सही गलत हैं। इसमें करेक्ट, नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट ऐसे सवाल आते हैं। तो उनको बनाने के का भी मैं एक तरीका आप लोगों को आगे बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। इस बार मैं आप लोगों को केवल स्ट्रैटेजी नहीं, कई कंटेंट भी लेकर के आऊँगा मैं, और अलग अलग तरह के सवालों को लेकर आऊँगा कि कैसे उसको डील करते हैं, उन चीज़ों का भी हम लोग बात करेंगे। मैचिंग में जब हम लोग जाते हैं तो एक तरफ आपका इधर रहेगा 1 2 3 4 5, एक तरफ उधर ABCDE इस तरह का आपका दिया रहेगा, और उनको बोलेगा कि मैच करना है कैसे भी। तो गौर समझिए, 4 इन्फॉर्मेशन इधर, 4 इन्फॉर्मेशन, अपने आप में ये 8 इन्फॉर्मेशन हो गए।
इसी तरह से यहाँ पे अपने आप में 5 इन्फॉर्मेशन हो गया, तो विद इन अ क्वेश्चन ये अपने आप में 5 क्वेश्चन हो गया, विद इन अ क्वेश्चन अपने आप में ये 5 6 7 क्वेश्चन हो गए। तो यानी स्टेटमेंट बेस्ड या जब मैचिंग सवाल आता है तो वो अपने आप में कई क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप ठीक से देखेंगे जो हार्डकोर इन्फॉर्मेशंस हैं उसी पे आधारित रहता है ये जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल या मैचिंग सवाल रहता है। यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं ये स्टेटमेंट, समझिए कि यहाँ एक स्टेटमेंट है तो उस पर एक सवाल आपका हार्डकोर इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। यहाँ है तो 2 सवाल, यानी इसमें से ही 5 सवाल वो क्रिएट किया कर सकता है, यहाँ से ही वो 5 से 6 सवाल क्रिएट कर सकता है, यही फ़र्क होता है। तो कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि जब तक इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप जो है इस तरह के सवाल जो ये यूपीएससी पैटर्न के सवाल है उसको आप नहीं कर पाइएगा। तो यानी ऐसे सवाल को करने के लिए भी आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा और अच्छे इन्फॉर्मेशंस को गैदर करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिए। कुछ जो सिंपल इन्फॉर्मेशन है जिसको इग्नोर करते हैं यूजुअली बच्चे, उनको भी आप अभी टारगेट में लेकर चलिएगा। अब है ये तो मान लीजिए पैटर्न की बात हो गई, तो अभी आपको करना क्या चाहिए। अगर हमारा जो एक समझिए गट फीलिंग है, मैक्सिमम चांस है, और जो इसमें गट फीलिंग केवल नहीं है, मैंने कई चीज़ों को एनालाइज किया है, कई जो बैकएंड पे पर्दे के पीछे जो चीज़ें चल रही हैं और जो अब तक का घटनाक्रम है उन सारी चीज़ों को मिला करके हमने एक कैलकुलेशन भी किया है और अपना एक मेरा फील भी है कि 69वीं पैटर्न की तरफ वापस बीपीएससी शिफ्ट करेगा 71वीं में। तो आपको ये मानकर चलना है कि आपको तैयारी उसी अनुरूप करना है ताकि 69वीं पैटर्न पर अगर सवाल आए तो आप उसको कर सकें। इसके बावजूद मैं आप सबों को यही कहना चाहूँगा कि आप एक मिक्स पैटर्न को अपनाइए। मिक्स पैटर्न केवल अभ्यास के मामले में होगा, अदरवाइज जो पढ़ने का मामला है तो दोनों का सिमिलर है। दोनों में आपको इन्फॉर्मेशंस गैदर करने हैं, बहुत तरह की इन्फॉर्मेशंस गैदर करने हैं और उन्हीं इन्फॉर्मेशन बेस्ड सवाल आपको 69वीं पैटर्न हो या 70वीं पैटर्न हो। 70वीं पैटर्न थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी हो जाएगा आपके लिए और 69वीं थोड़ा आपके लिए बिट टफर होगा, ये ध्यान में रखिए। तो आप दोनों का मिक्सचर लेकर चलिए। इनको कैसे हम लोग मिक्स करेंगे, कैसे इसको हम लोग एक साथ कर सकेंगे, तो उनके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। और आप जो है किसी को कन्फ्यूजन होगा तो लास्ट में अपना फ़ोन नंबर दूंगा, वहाँ आप डिटेल बात कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि इन 2 चीज़ को आप समझ पाए होंगे। एक तो 69वीं पैटर्न क्या है जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड सवाल और जो ऑब्जेक्टिव मैचिंग सवाल आता है उसका क्या टेस्ट होता है। दूसरा इन्फॉर्मेटिव सवाल जो हार्डकोर इन्फॉर्मेटिव सवाल है उनको हम लोग कैसे उसमें शिफ्ट करते हैं, उन्हीं के आधार पे हार्डकोर इन्फॉर्मेशन के आधार पे ही स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी हमारा सॉल्व होता है और मैचिंग सवाल भी सॉल्व होता है। तब क्यों हो जाता है कि यहाँ अगर मान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन थर्ड आपका मिस कर रहा है तो ये पूरा सवाल आपका नहीं बनेगा, ये इसीलिए चैलेंजिंग हो जाता है। यहाँ मान लीजिए मैचिंग कोई एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया तो ये पूरा सवाल आपसे नहीं बनेगा और ये आपके लिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि उसमें बहुत क्लोज मैचिंग रहते हैं। ये ऐसा सिंपल नहीं रहता कि आराम से 1-2 मैच कर लिए तो मेरा आंसर निकल जाएगा, वैसा नहीं है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग दिया जाता है। ये एक बात है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे वीडियो को, अगर मान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन देखिएगा तो यही है। अगर आप मान लीजिए एक पीटी का बात करें तो कौन कौन से सेक्शन से सवाल आते हैं, उनका क्या वेटेज होता है, कहाँ आपको क्या ध्यान देना चाहिए, किसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को और कैसे आप अपना तैयारी में कैसे आप रिवीजन को रखिएगा, कहाँ फोकस बनाइएगा, इन सारी चीज़ों को यहीं से आपको मिलेगा। अगर हम लोग अगर जोन देखें या सब्जेक्ट्स देखें कि कहाँ से सवाल आते हैं तो आपको 11 हैं, यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 11 है। जो पहला सेक्शन है हिस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 30 के आसपास का सवाल आएगा आपको। उसके बाद जो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और ज्योग्राफी है, लगभग 10-12 के रेंज में इस तरह से सवाल आते हैं इसमें। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये देखें तो इसमें लगभग 8-10 के रेंज में सभी जगह सवाल आएंगे। इनको अगर पूरा साइंस को हम लोग देखें तो 30 प्लस 35 तक सवाल जाएंगे। यहाँ गौर से समझिए, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के 30 सवाल रहते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो स्पेस है, डिफेंस है, इनको ऐड ऑन कर दीजिए। जो नए मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं उन सबों को जोड़ दीजिए तो एक बहुत बड़ा पोर्शन बनता है, लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास का। ये प्लस माइनस 1-2 चलता रहता है, ऐसा नहीं कि मतलब 35 बोल दिए तो 35 नहीं आया फिर आप मैसेज करिए कि सर 35 नहीं 28 था, तो ऐसा नहीं सोचना है। तो ये जो सेक्शन है अगर इन दोनों को हम लोग मिला दें तो ये अपने आप में काफ़ी मतलब 65-70 सवाल के आसपास का रेंज ये पकड़ लेता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है करंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिहार स्पेशल है और मेंटल एबिलिटी है। तो गौर से देखिए, सोशल साइंस में 4 हैं आपके, साइंस में 4 सेक्शंस हैं जहाँ से सवाल आएंगे, 4 सब्जेक्ट कर लीजिए, और इस तरह से इधर 3 और हैं, करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल है और मेंटल एबिलिटी है। यहाँ पे मैंने 10 लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है इसको आगे मैं समझाता हूँ, गौर से समझिए कि 150 फुल क्वेश्चन है, लेकिन 10 जो मेंटल एबिलिटी के सवाल हैं, नॉन मैथ बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो बायोलॉजी से हों या ह्यूमैनिटीज़ से हों, 11th-12th या आगे साइंस, तो उस कंडीशन में उनके लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है 10 क्वेश्चन, तो हम लोग उसको रिड्यूस मोड पे ही रखते हैं। जो मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए बायोलॉजी बहुत टफर होता है, तो उसके लिए भी 10 माइनस है। तो कुल मिला के हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैथ बैकग्राउंड के लिए बायोलॉजी और नॉन मैथ बैकग्राउंड के लिए मैथ, मेंटल एबिलिटी, ये लगभग 10 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो आपका फुल स्कोर जो आप एग्ज़ाम लिखते हैं वो 140 के ऊपर लिखते हैं। आपको 150 क्वेश्चन जरूर दिए हुए हैं, निगेटिव मार्किंग है, तो इस कंडीशन में गौर से समझिए कि कोई भी पहले निगेटिव नहीं था तो मेंटल एबिलिटी में भी लोग अंदाज तुक्का लगाते थे, लेकिन आज के डेट में निगेटिव मार्किंग है तो कोई भी आदमी निगेटिव नहीं लेगा। बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क एक आध 2 क्वेश्चन का ले सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ले सकता है। जो लेगा उनको बहुत लॉस झेलना पड़ेगा। तो अब आगे देखिए, जो मैं इस डायनेमिक्स को क्यों आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्यों आपको इस पर बहुत फोकस बनाना चाहिए, क्यों इसको आपको एकदम तय करना चाहिए। देखिए, अब 140 आपके लिए है, मतलब फुल मार्क्स के आसपास। अगर इसमें से कोई भी एक सेक्शन को आप स्किप करते हैं, जैसे बच्चे क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स को बहुत बार स्किप कर जाते हैं, कई बार बिहार स्पेशल को स्किप कर जाएंगे, कई बार करंट अफेयर को स्किप कर जाएंगे, कई बार साइंस में से किसी एक पोर्शन को स्किप कर जाएंगे जो जो उनको भारी लगता है। कई बार कोई बच्चे पॉलिटी को थोड़ा स्किप कर जाते हैं, कोई ज्योग्राफी को कर जाते हैं, हिस्ट्री अमूमन सब लोग पढ़ते रहते हैं। तो कुल मिला के हम क्या देखते हैं कि जो मेरा अपना एक सर्वे है पिछले 5 बरस 6 बरस का, और जो मैंने अपनी तैयारी के टाइम में महसूस किया था कि यूजुअली बच्चे जो है कुछ ना कुछ स्किप करते हैं। इससे बचना है मेरे दोस्त, क्योंकि आप 140 फुल मार्क्स पे ही लिख रहे हैं। अगर एक सेक्शन को स्किप करते हैं तो मोटा मोटी आपका घट के 130 पे आ जाता है, 2 सेक्शन को स्किप करते हैं तो 120 पे फुल मार्क्स आ जाता है, और अगर 3 सेक्शन स्किप करते हैं तो 110 पे आपका आ जाता है। अब समझिए कि अगर 2 सेक्शन भी आप कर दिए तो फुल मार्क्स 120 है या 110 है या 130 ही है। तो ऐसे कंडीशन में आप जब 130 पे फुल मार्क्स पे लिखेंगे और आपका 91 जा रहा है कटअप, तो वैसी परिस्थिति में सोचिए कि कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि जिसको आप स्किप नहीं किए हैं वहाँ भी 100% एफिशिएंसी नहीं है, वहाँ भी आपका 80%, 90%, 70% इस तरह का एफिशिएंसी है, तो वहाँ भी आप डाउन जा रहे हैं। ऑलरेडी आपका फुल मार्क्स जो 130 पे है, तो उस कंडीशन में आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो मैं आपसे आग्रह यही करूँगा कि सारे सेक्शंस को सेक्शन वाइज रिवीजन कीजिए। अभी आपके पास 90 डेज का तगड़ा समय बचा हुआ है, और इस टाइम का यूटिलाइज करेंगे तो हर सेक्शन को आप गो थ्रू हो जाएंगे, और जब हर सेक्शन गो थ्रू हो जाएंगे तो कहीं कमी बेसी होगा तो उसको भी वो एडजस्ट करेगा। ये इसलिए मैं इसको बोलता हूँ। आगे अगर मान लीजिए हम लोग स्टडी मटेरियल की बात करें, क्योंकि ये तो बात हो गई स्ट्रैटेजी की, हर सेक्शन देखना है। अगर स्ट्रैटेजी की बात हम लोग करें तो सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। हिस्ट्री में आप सबों को पता है कि एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम को करना है, तो केवल घटना चक्र के चक्कर में मत रहिएगा, उसको आप एडिशनल लीजिए। जो वन लाइनर किताबें आप देखते हैं कोई भी, तो उनको इनके साथ एडिशन में रखिएगा, उनको मेन बुक मत बनाइएगा। जो मेन बुक कभी भी वन लाइनर किताब को नहीं बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। मैं लिख देता हूँ, किताब को नहीं बनाना है, ये बहुत आपके लिए डेंजरस हो जाएगा। आप इसको केवल रिवीजन के लिए यूज़ कीजिए, कोई भी वन लाइनर किताब आप पढ़ते हैं, लेकिन बेस किताब के रूप में एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम को आप पकड़ के चलिए तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपका स्पेक्ट्रम से कवर अप हो जाएगा, एनसीईआरटी से एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न सब कवर होगा, और जो आप वन लाइनर किताब से रिवीजन करते हैं तो कमी बेसी वो पूरा कर देगा। पॉलिटी में आप हमेशा एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत को लेकर चलते हैं तो वो ठीक है, प्री के लिए ये सफिशिएंट किताब है। इकोनॉमिक्स में हमें
कहूँगा कि एनसीईआरटी बजट को ज़रूर अलग से पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे को भारत का और बिहार का इनको ज़रूर पढ़िए, जो रिपोर्ट्स है इकोनॉमिक उनको ज़रूर पढ़िए। प्रत्युत्तर पर की किताब आती है भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी इंग्लिश में, तो उनको भी आप एक नज़र देख सकते हैं। और एनसीईआरटी में बहुत एक बार वाइज रहना है कि जो इंडियन इकोनॉमी है थोड़ा उसको देखिएगा, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स या कुछ हार्डकोर थ्योरी टाइप से चीज़ होगा तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इंडियन इकोनॉमी पे थोड़ा फोकस करना है। और उसके साथ में बजट सर्वे और जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेके उनको थोड़ा सा आप कवर कीजिएगा। ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी लेके चलिए, अगर किसी को टाइम बचता है तो खुल्लर एंड खुल्लर को आप इसको कर सकते हैं, इसको कर लेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। या वन लाइनर कुछ किताब आप अगर साथ में देखते हैं तो डाइजेस्ट के रूप में या रिवीजन बुक के रूप में, तो आप उनको ले सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में, जो जियो इकोनॉमिक्स में, वहाँ रिसोर्स का बहुत बड़ा रोल है। इस रिसोर्स को मैं किसी एक वीडियो में बताऊंगा कि अलग अलग कितने प्रकार के रिसोर्सेस हैं, कैसे उसको फोकस कीजिएगा, पीटी में उससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बार हम कंटेंट के ऊपर में भी आपसे बात करेंगे रेगुलर बेसिस पे। ये हो गया। साइंस में अगर हम लोग देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी तो आप करिए ही करिए, साथ में 9-10 का आप जो भारतीय भवन की किताब है उसको आप ज़रूर कीजिए। जो लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे तो वो लोग जो उसमें 9-10 में पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो किताबें दोनों एक जैसी है। साथ में जो घटना चक्र वगैरह है, वन लाइनर किताबें हैं, तो उनको आप एज अ रिवीजन बुक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आईटी और स्पेस, डिफेंस और मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं, तो ये सारा मतलब समझिए कि करंट से जुड़ करके आएगा आपको। तो इसके लिए आपको हमेशा करंट अफेयर की जो सोर्सेस हैं उन पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा। जो मंथली मैगजीन है, जो करंट अफेयर का आप पढ़ते हैं, या न्यूज़पेपर्स है, या जिस तरह का और भी कुछ मतलब इस तरह का समरी चीज़ें हैं, तो उनको आप फॉलो कीजिए। बिहार स्पेशल के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं दूंगा। हम लोगों के टाइम में इम्तियाज़ अहमद का किताब हम लोग पढ़ा करते थे, आज भी मुझे लगता है कि काफ़ी रेलिवेंट है। बाकी किसी भी पब्लिकेशन का पढ़िए, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने लिख दिया एनी 1। करंट अफेयर के लिए आप एक मंथली मैगजीन को ज़रूर फॉलो कीजिए, और ये पिछला जो अगस्त है वहाँ से आप इसको पिक कीजिए। साथ में डेली न्यूज़पेपर को आप कवर कीजिए, और जो हाफ ईयरली और ईयरली निकलता है करंट अफेयर मैगजीन का, जिस मैगजीन को आप कर रहे हैं उसको तो कीजिए ही, एक आध दूसरे मैगजीन हाउस का भी इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा अंतिम मोमेंट में, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जो मेंटल एबिलिटी है वहाँ आर.एस. अग्रवाल की एक किताब अरिथमेटिक की आती है, थोड़ा उसको रैंडम चूजिए, एक एक सवाल नहीं बनाना है, लेकिन कुछ सवाल उसमें से अलग अलग प्रकार के सवाल को बनाइए। वो अभी प्री में तो कुछ सवाल में आपको काम देगा ही देगा। साथ में जब आप डीआई करने लगेंगे तो उस डीआई के जितने सवाल होते हैं, जितने कैलकुलेशंस होते हैं, सब इसी बेस पे रहता है। अगर इस पे जिसका कंट्रोल है वो डीआई पूरा करके आएगा, इसका हम गारंटी देते हैं। वो हम लोग मेंस में इस पे स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, तो ये यहाँ पढ़ेंगे तो सब जगह काम आएगा आपको। इसके बाद जो प्रैक्टिस का बात है, इसके लिए जो सेट प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज, इसको मैं कहूँगा अभी नो, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नो। जब तक आप एक राउंड पूरा सिलेबस को अभी रिवाइज नहीं कर लेते हैं, तब तक उस पर आप मत जाइए, क्योंकि वो आपको बेनिफिट कम करेगा, लॉस ज़्यादा करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप एक राउंड 1 मंथ का चक्कर लगाइए, 1 महीना, अभी आज सपोज कीजिए कि मंथ का आखिरी डे है, पूरा जून आप कंप्लीट रिवीजन करके एक राउंड पढ़ लीजिए, जुलाई अगस्त फिर भी रहेगा आपके हाथ में, तो आप तरह तरह के सवाल बनाइएगा। प्रैक्टिस सेट भी बना सकते हैं कुछ चूजिए, और रोज़ नहीं लेकिन रैंडम बना सकते हैं, और कुछ आप टेस्ट भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन पहला मैं बिनती जोड़ के कहता हूँ, मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, इस समय में आप प्रैक्टिस सेट और इस समय में टेस्ट सीरीज से को अवॉइड कीजिए। एक दूसरा है कि जो आखिर सवाल बनाए तो कहाँ है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो सवाल भी बनाना जरूरी है। आपको सवाल बनाने के लिए आपके पास बहुत तगड़े सोर्स हैं, उन पे जाइए, उनको बनाइए, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। पहला सोर्स है जो पीवाईक्यू, में बार बार कहता हूँ कि पीवाईक्यू को आप बनाइए। अब बहुत ज़्यादा संख्या क्वेश्चन पीवाईक्यू का है, तो इधर उधर क्यों भटकना है। तो आप सबसे पहला बीपीएससी का पीवाईक्यू को गो थ्रू कीजिए, राउंड दर राउंड कीजिए, वहाँ से आपको आइडिया भी ड्रेन होगा और साथ में आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा।
इसके बाद जो टीआरई की एग्ज़ाम ली गई है बीपीएससी के द्वारा उसको आप कीजिए। बिहार एसआई के कीजिए, जो हार्डकोर इन्फॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे थे ना, बिहार एसआई कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है 1 डे एग्ज़ाम बिहार में, तो इनको कीजिएगा तो आपको बहुत बड़ा कवरेज देगा ये हार्डकोर इन्फॉर्मेटिव। जो 17वीं बीपीएससी प्री का पैटर्न है उस पर यहाँ बहुत बड़ा ये कारगर होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जेपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सीपीए, सीएपीएफ, इन सारे एग्ज़ाम के जो सवाल हैं एट पार, बीपीएससी के जो एट पार क्वेश्चंस होंगे, जो उनके पैटर्न पे सूट करता होगा, जो उनसे रिलेटेड होगा, वैसे सवाल कीजिए। एक एक सवाल को नहीं करना है, वो उतना वाइज आपको होना पड़ेगा कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करें। तो मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिस के लिए अभी अगला जून महीना तक इसी को कीजिए, साथ में आप अभी प्रैक्टिस करते रहिए। अभी लास्ट में मैंने बोला था कि अपना फ़ोन नंबर दूंगा, तो मेरा फ़ोन नंबर 6206692145 है। इस पर आप किसी भी प्रकार का डिस्कशन 6 PM to 9 PM करिए, कॉल कीजिए। मैसेज का हम जवाब नहीं देंगे, मैसेज कर सकते हैं। आपका जब मैसेज जमा होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर के रूप में अलग वीडियो बना देंगे। जब बहुत सारा 10-20 क्वेश्चंस जमा हो जाएंगे तो क्वेश्चन दर क्वेश्चन मैं आपके लिए आंसर का वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए आप खुलकर क्वेश्चन पूछिए, जो भी पूछना है आप अपना मैसेज में पूछिए। वहाँ पर आप रिजल्ट का इंतजार मत कीजिएगा, जवाब का इंतजार मत कीजिएगा। मैं अलग से उन सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके और कुछ अपनी तरफ से भी ऐड ऑन करके आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो मुझे लगता है कि आप स्ट्रैटेजिकली अभी समझे होंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उनको समझे होंगे। एक बात ध्यान रखिए कि जो रिवीजन हम लोग करते हैं, जो हम लोग कंटेंट, अभी मान लीजिए कुछ कंटेंट नया भी पढ़ सकते हैं आप, और आप ऐसा नहीं कि एकदम जीरो से कोई शुरू नहीं कर रहा होगा, पहले से पढ़ रहा होगा। रिवीजन में हमेशा हम स्कैन करते हैं। कभी भी फोटोस्टेट मशीन या स्कैनर को आप देखिए धीरे से एक लाइट ऐसा क्रॉस करता है, तो वैसा ही कोई कंटेंट है, कोई ये मान लीजिए एक पेज है, तो धीरे से ऊपर से नीचे तक आपको पढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर धीरे से आगे पढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है। इस तरह से मल्टीपल रिविजन्स को ये करना है। अभी नोट्स बनाने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि बाजार में हर किताब का समरी किताब है, वहाँ से ले लीजिए और उसको एक राउंड शाम के टाइम में 2 घंटा 1 घंटा आप बैठेंगे तो बहुत तेज़ी से उसको रिवाइज कर सकते हैं। एक दिन पूरा संडे को बैठ जाएंगे तो एक एक किताब को रिवाइज कर सकते हैं, वो इतना फास्ट कर सकते हैं अगर आप कंटेंट रेगुलर बेसिस पे रीडर हैं तो। आज शुरू से ही वन लाइनर पढ़े हैं तो फिर बहुत ट्रबल होगा। वो ऐसे बच्चों को ही हमेशा इब बट रहता है रिजल्ट में। तो ये आज का डेट में स्ट्रैटेजिक वीडियो है, और रेगुलर मैं आऊँगा और आपके सवालों का जवाब दूंगा। मुझे लगता है कि आप इसको सुनिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लोगों के बीच भी पहुँचाइए, ताकि हमारी बातें अच्छी बातें जो डाउन द लाइन, जिनको मेंटरशिप नहीं मिलता वहाँ तक पहुँच पाए और वो भी लाभान्वित हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।